अब हम कृषि 10th क्लास का 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का कृषि, और बड़ा अच्छा चैप्टर है कृषि। आज हम कृषि को करने जा रहे हैं। ये 100% श्योर है कि कृषि चैप्टर से हर बार 6 नंबर का प्रश्न 10th क्लास में बोर्ड में आता है और वो फसल के बारे में आता है। तो आज हम जो इसकी मेन फसलें हैं वो बताएंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी लेसन बचा हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज हम इसकी फसल के बारे में बताते हैं कि कृषि की कौन कौन सी फसलें होती है और वो फसल कैसे लिखते हैं। बच्चों को पता नहीं है, एक पैरा सा बनाते हैं, उस पैरे पे बना देता है और लिख देता है। उससे क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो उसके पूरे 6 नंबर आपको नहीं दे पाता है। वो 4 दे देता है, 3 दे देता है, किसी का ज़्यादा ठीक है तो 5 नंबर दे देता है, लेकिन वो 6 नंबर नहीं दे पाता। और फिर कहते हैं बच्चे कि हमारे एसएस में नंबर नहीं आए। ये एक मेन कारण है कि एसएस में नंबर नहीं आते। आप इसको बढ़िया टॉपिक से बनाकर लिखिए, आपके 100 में से 100 नंबर आते हैं एसएस में भी। जो बोर्ड के टॉपर होते हैं वो ऐसे लिखते हैं। तो आज हम कृषि यानी कि इस चैप्टर जो कृषि है इसकी फसल मैन करेंगे। जैसे मैन फसल कौन सी होती है देखिए, जैसे चावल, ये मैन फसल है। गेहूं, ये भी फसल है। कपास, ये भी फसल है। चाय, ये भी फसल है। बाजरा, जैसे मोटे अनाज हो जाता है, बाजरा, मक्का, जैसे ये फसलें होती है। चावल, गेहूं, कपास, चाय, बाजरा, मक्का, जो भी फसलें होती है। मैं आज आपको एक तरीका बताता हूं। आपको अलग अलग कोई चीज याद नहीं करनी, ओनली वन मेथड, यानी एक तरीके से आप सारी जितनी भी फसलें हैं लिख दोगे, सारी याद हो जाएगी आपको। 100% श्योर है कि आप एक भी फसल नहीं छोड़ोगे। अब देखिए, इनमें से मैं एक फसल चॉइस कर देता हूँ भी, इनमें से मैं एक फसल ऐसी जो लिख देता हूँ। तो जैसे हम लिख देते हैं कोई भी इनमें से एक फसल चॉइस कर लेते हैं और वही फसल लिखने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर गेहूं लिख लिया, या फिर चावल लिख लेते हैं। चावल भी खाद्यान्न फसल है, चीन में सबसे ज्यादा चावल होता है, उसके बाद में दूसरा नंबर चावल का भारत में आता है। तो मैं चावल ले लेता हूँ। बच्चे सोचते होंगे गेहूं ले लिया सर ने, चावल ले लिया, मैं चावल ले लेता हूँ। अब देखिए, चावल की हम भौगोलिक परिस्थितियां लिखते हैं। चावल जो फसल है इसकी हम भौगोलिक परिस्थितियां लिखते हैं। देखिए, हम चावल की पहले हम 2 या 3 लाइन लिखते हैं। चावल एक खाद्यान्न फसल है, क्योंकि बहुत से लोग चावल खाते हैं, चावल की खेती करते हैं। चावल एक खाद्यान्न फसल है। चीन प्रथम स्थान पे, चीन के बाद भारत में दूसरे नंबर पर चावल की खेती की जाती है। संपूर्ण भारत में लगभग चावल की खेती की जाती है। वहां की जाती है जहां पर पानी की व्यवस्था ज्यादा है, वहां पर चावल की खेती की जाती है, क्योंकि इसको पानी अच्छा चाहिए, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है इसको, ठीक है। तो हम ये टॉपिक पहले 2-3 लाइनें ऐसे प्रत्येक फसल के बारे में लिखेंगे। जैसे गेहूं एक खाद्यान्न फसल है, संपूर्ण भारत में बोई जाती है, गेहूं की होगी। कपास एक व्यापारिक फसल है, संपूर्ण भारत में बोई जाती है, इससे रेशा पैदा होता है, ठीक है। इसी तरह चाय एक पेय फसल है, भारत के कुछ हिस्सों में दार्जिलिंग की पहाड़ियां सब की वहां पर चाय की खेती की जाती है। बाजरा एक खाद्यान्न फसल है, रेगिस्तान में बोया जाता है, गुजरात के थोड़े से क्षेत्र गुजरात में बोया जाता है और राजस्थान में बोया जाता है। इसके बालू रहता है, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसी तरह जैसे हम प्रत्येक फसल जो लिखेंगे उससे पहले उस फसल की थोड़ी सी हम हेडिंग लिखते हैं, थोड़ी सी उसकी डिटेल लिखते हैं फसल की। उसके बाद में आता है चावल के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जो निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी होती है, देखिए चावल के लिए नंबर 1 आता है तापमान। याद रखें, ये टॉपिक आपको जब आप बड़ी क्लासों में जाते हो और ज्योग्राफी लेते हो, यानी +2 के बाद आप ज्योग्राफी लेते हो या +2 में ज्योग्राफी लेते हो, तब आपको ये हेडिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये +2 की क्लास में भी है कृषि एग्रीकल्चर, ये 10th नहीं है, +2 में भी ये चैप्टर है कृषि। और दोनों +2 की 2 है, एक विश्व वाली है, एक भारत वाली है, दोनों में कृषि है। विश्व वाले में पूरे में दे रखी है और भारत वाली ये दे रखी है जो मैं कृषि करवा रहा हूँ। ये +2 का भी है ये, और ये 12th का चैप्टर भी है और ये 10th का चैप्टर भी है। अब हम आते हैं तापमान। तापमान पे देखिए, इसको बोलते समय देखिए, वैसे तो हम किताब से देखेंगे तो बोलते समय हमें एनसीईआरटी में 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता दे रखी है, ठीक है भाई। इसे 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके किसके लिए कितनी तापमान की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए 25 यानी कि है तो ज्यादा ही, कम तो होता नहीं है 25। इसको बोलते समय 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, बस एक लाइन ये लिख लीजिए, ठीक है। और नंबर आता है जलवायु। जलवायु नंबर
2 पर आता है। अब देखिए हमने तापमान लिख दिया चावल का, अब जाते हैं गेहूं पर। गेहूं कब हो जाता है? सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। उस दिन तापमान क्या होता है? कम होता है। गेहूं पर आता है तो गेहूं सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है, उस टाइम तापमान, इसको बोते समय तापमान कम की आवश्यकता होती है। काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल, यानी कि मार्च अप्रैल काटा जाता है तो गर्मियों में काटा जाता है, तो इसको काटते समय अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो गेहूं का आ गया। इसी तरह कपास कब हो जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है। टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, तो इसको बोते समय ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, और काटते समय यानी सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी इसकी काटते समय, पकाई के समय तापमान कम की आवश्यकता होती है। इसी तरह हम सबकी लिखते जाएंगे। अब आता है जलवायु। अब जलवायु देखिए, ये शुष्क जलवायु यानी राजस्थान में तो होगा नहीं चावल, यहाँ जलवायु शुष्क होगी। इसके लिए हमें आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र जलवायु जलवायु में नमी होनी चाहिए। जहाँ पर जो धान लगाते हैं या हवा लगाते हैं, क्या वहां पर हुमस भरा वातावरण रहता है और जलवायु आर्द्र होती है, तो इसके लिए हमें आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और लगभग संपूर्ण भारत में हो जाता है। तो तापमान ऐसे लिखेंगे। नंबर 2 जलवायु। नंबर 3 वर्षा। वर्षा लिख लें, सिंचाई लिख लें, जल लिख लें, ठीक है, वो चीज लिखते हैं। अब वर्षा लिखते हैं। देखिए मैंने कहा वर्षा, चावल को हम वैसे तो लिखें तो 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। किताब में आपको दे रखा आता है 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें यहाँ नहीं लिखना, हम 100 सेंटीमीटर भूल जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? भी गेहूं में पता नहीं कितना था, कपास में पता नहीं कितना था, चाय में पता नहीं कितना था, बाजरे में पता नहीं कितना था। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसके लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जहां पर वर्षा नहीं होती है वहां नहरों और नलकूपों द्वारा सिंचाई कर ली जाती है। ये हम वर्षा के टॉपिक में लिखेंगे। अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जहां पर सिंचाई नहीं की जा सकती है, यानी जहां पर वर्षा नहीं होती है वहां नहरों और नलकूपों के द्वारा वर्षा कर ली जाती है। अब देखिए चौथा पॉइंट, जहां पर मतलब क्या आती है? अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, नहरों और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाती है। तो अब चौथा पॉइंट आता है मिट्टी। अब आता देखिए मिट्टी। अब देखिए चावल की खेती उबड़ खाबड़ में नहीं हो सकती, बालू रेता में भी नहीं हो सकती। इसके लिए हमें जलोढ़ मिट्टी यानी कि बिल्कुल समतल भूमि की आवश्यकता होती है। हम समतल भूमि पर तो खेती कर सकते हैं इसकी, वहां पर, और वो खेती वहां पर होगी जहां पर जो भूमि होती है उसके अंदर पानी को जो सोखने की जो होती है, पानी को जो अंदर लेने की जो शक्ति होती है वो पार कम होती है, क्योंकि इसमें पानी खड़ा रहना चाहिए। तो मिट्टी समतल होनी चाहिए, भूमि क्या होनी चाहिए? हमारी समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। और हमें इसके लिए जलोढ़ मिट्टी, आप लिख सकते हो चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता सबसे अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। आप जलोढ़ मिट्टी याद नहीं रख सकते तो आप मिट्टी में लिखिए इसके लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है, जो पानी को, जिसको सोखने की, पानी को सोखने की क्या होती है? कम पावर हो, यानी जिसके अंदर पानी आसानी से खड़ा हो जाए। या फिर सीधे लैंग्वेज में लिख दें, इसके लिए हमें समतल मिट्टी की आवश्यकता होती है जो उबड़ खाबड़ नहीं हो। इतना टॉपिक याद कर सकते हो मिट्टी का, वो भी ठीक है। अब आता है इसका 5वां टॉपिक, मजदूर। श्रम या मजदूर। अब देखिए ऐसी कोई फसल नहीं है, ऐसी कोई भी व्यापारिक फसल, इतनी ये फसलें हैं, ऐसी इसमें कोई भी फसल नहीं है जिसमें मजदूरी की कम आवश्यकता पड़ती है। सबसे कोई भी फसल हो, सब में ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अंदर लिखेंगे चावल की खेती के लिए बुआई के समय और कटाई के समय, कटाई और निराई के समय अत्यधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, यानी अधिक मजदूरों की आवश्यकता में पड़ती है। और ये जो टॉपिक है ये श्रम वाला, इसमें भी ये लिखना है, इसमें सभी प्रकार की फसलों में हमें ये लिखना है, ठीक है भाई। मजदूरों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए हमारा 6 नंबर का टॉपिक आता है। हम एक पॉइंट पहले लिखते हैं, ये खाद्यान्न फसल है, चीन के बाद चावल भारत में दूसरे स्थान पर उत्पन्न होता है, ये लिख रहे हैं। उसके बाद में हम भौगोलिक परिस्थितियों, तापमान, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, श्रम। आपको 10th क्लास में ये टॉपिक ऐसे नहीं मिलेंगे। तो 5 टॉपिक वो लिखा, एक वो लिखा। अब देखिए आता है उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन
उत्तर। ये हमारा छठा टॉपिक आता है। एक नंबर का एक एक बनता है, तो एग्जामिनर को पूरे नंबर देने पड़ेंगे। अब देखिए 6 टॉपिक बन गए, 6 टॉपिक बन गए तो आपको 6 नंबर देने पड़ेंगे। आप उत्पादन क्षेत्र हम लिखेंगे कि यह लगभग संपूर्ण भारत में बोया जाता है। यह पता है सभी को संपूर्ण भारत में बोया जाता है, लेकिन हमें 4-5 राज्य याद कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में बोया जाता है, पंजाब में बोया जाता है, हरियाणा में बोया जाता है। तो इस तरह हम 4-5 क्षेत्र इनके याद लगभग तो संपूर्ण भारत में बोया जाता है। ठीक है, इसके बाद में गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और पंजाब है, हरियाणा है। अत्यधिक क्षेत्रों में इसका चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये देखिए फसलें हैं, चावल, गेहूं, कपास, चाय, बाजरा, इसी प्रकार की फसलें हैं। इन फसलों को हम क्या करेंगे, हम सभी फसलों को ऐसे टॉपिक बनाकर लिखेंगे। मैं ये श्योर, मैं गारंटी 100% गारंटी देता हूं कि ऐसा एक पर्सन पेपर में आता है। ठीक है, और 2020 मार्च के अंदर भी एक पेपर में चाय, गेहूं और कपास, इन 4-5 फसलों में से आया हुआ है। 19 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है। प्रत्येक बार ये प्रश्न आता है, तो इन्हीं में से आता है। 6 नंबर आपके हाथ में है, ये 6 नंबर अच्छी तरह से याद करें। या तो करना ही नहीं है, बस आप टॉपिक पर चलें और चलते रहेंगे। प्लस 2 में भी ये आता है फसल के ऊपर, और प्लस 2 में सेम ऐसा लिखा जाता है जैसे 10th में लिखा जाता है। और यदि आपको कोई भी प्रश्न, बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक में आपके जो 10th क्लास की बाकी ज्योग्राफी बचती है, कृषि की जो कृषि का लेसन बचता है वो करवाएंगे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि मेरी गलती कहाँ है, क्या और से आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। धन्यवाद।